इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे, पीआईई की प्राइवेटाइजेशन और इसके अलावा इस साल कौन कौन से इदारे हुकूमत प्राइवेटाइज करने का इरादा रखती है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अली साहब, जो कि वजीर आजम के मुशीर हैं प्राइवेटाइजेशन पे। अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पीआईई की प्राइवेटाइजेशन दोबारा ऑन कार्ड्स है। हुकूमत ने पहले कोशिश की थी, उसमें कामयाबी नहीं हुई। स्टेटमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन तो काफी लोगों ने जमा करवाई थी, लेकिन बिड एक ही पार्टी की तरफ से हुई थी, वो भी रिजर्व प्राइस से बहुत नीचे थी। लेकिन अब एक्सपेक्टेशंस हैं कि शायद बेहतर जो है इंटरेस्ट आएगा और पीआईई की प्राइवेटाइजेशन कामयाबी से हो जाएगी। इसकी वजह क्या है, क्या फर्क है जब पहले पीआईई ऑफर की जा रही थी प्राइवेट कंपनीज को और अब जब ऑफर की जा रही है? जी, अस्सलाम वालेकुम शहजाद। पहले भी जब प्राइवेटाइजेशन के लिए पीआईई ऑफर की गई थी तो फ्रैंकली एसेट तो यही था, लेकिन जो ट्रांजैक्शन के टर्म्स थे उसके अंदर कुछ चीज़ों की अप्रूवल प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने कोशिश की, गवर्नमेंट ने भी कोशिश की, लेकिन चूंकि हम आईएमएफ प्रोग्राम के अंडर है तो वो अप्रूवल्स नहीं मिल सकी। फॉर एग्जांपल जीएसटी की वेवर की अप्रूवल नहीं मिल सकी। वो बहुत ज़रूरी है कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टर जब पीआईई खरीदेगा उसको अगर जीएसटी पे करना पड़ेगा प्लेन्स पे और इक्विपमेंट पे, तो कम्पीट नहीं कर सकेंगे ग्लोबली। वो अप्रूवल इस बार हमें मिल गई है। लास्ट टाइम जो बैलेंस शीट थी उस पर इक्विटी नेगेटिव थी, इस बार पॉजिटिव हो गई है बिकॉज हमने डेफर्ड टैक्स का क्रेडिट रिकग्नाइज किया है और पीआईई की परफॉर्मेंस भी बेहतर है। और थर्डली, लास्ट टाइम इन्वेस्टर से कुछ कंसर्न्स थे जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो काफी तक आंसर हो गए। तो इस बार हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये ट्रांजैक्शन अल्लाह ने चाहा तो सक्सेसफुल हो जाएगी। सही। तो इसमें एक तो आपने 18% जीएसटी का बताया कि अगर आप लीज पर नए तैयारे लेंगे तो 18% जीएसटी आपको नहीं देना पड़ेगा, एक तो ये फर्क है। दूसरा, आपने अदायगियों के हवाले से भी बात की, क्योंकि जब पहले होल्डिंग कंपनी बनाई गई थी तो कहा गया था कि 823 अरब रुपए के जो वाजिबात या लाइबिलिटीज हैं उसमें से 623 अरब रुपए मुंतकिल किए गए थे पीआईई होल्डिंग कंपनी को, और अब मजीद 45 बिलियन जो कि लाइबिलिटीज बनती हैं उसमें सिविल एविएशन की भी शायद है और एफबीआर की कुछ अमाउंट है, उसको भी आप लोग अब होल्डिंग कंपनी में ट्रांसफर कर रहे हैं। जी, जो एफबीआर की लायबिलिटी है वो तकरीबन 17 बिलियन के करीब है और सिविल एविएशन अथॉरिटी की लायबिलिटी है वो भी हम होल्डिंग कंपनी में कर रहे हैं, बिकॉज इन्वेस्टर्स की ये डिमांड है कि जब वो पेमेंट जो पैसा जो पीआईई जब बिकेगी तो उसका मेजॉरिटी जो पैसा है वो कंपनी के अंदर ही जाएगा, गवर्नमेंट को एक बहुत छोटा चंक मिलेगा। तो जो कंपनी में इन्वेस्टमेंट होगी तो उसका मकसद ये लायबिलिटीज पे ऑफ करना नहीं होना चाहिए, बल्कि पीआईई को जो प्लेन्स की जरूरत है, इक्विपमेंट की जरूरत है और इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, इसी तरीके से पीआईई रिवाइव होगी। बिकॉज मकसद एक तो बेचना है ऑब्वियसली, ताकि प्राइवेट सेक्टर इसको बेहतर मैनेज कर सकता है, लेकिन एक बहुत बड़ा मकसद ये कि पीआईई की रिवाइवल, इट शुड बी वंस अगेन इंशाल्लाह वन ऑफ द मेजर एयरलाइंस इन द रीजन एंड ग्लोबली वन डे। तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट की बहुत सख्त जरूरत है। सही। तो यानी कि रिजर्व प्राइस पर ज्यादा फोकस नहीं होगा और कितने पैसे मिलेंगे ये प्रायोरिटी नहीं है, प्रायोरिटी ये है कि इस एयरलाइन को बेहतर बनाया जाए और हुकूमत पर से बोझ कम किया जाए। नहीं, आई थिंक दोनों ही प्रायोरिटीज हैं। रिजर्व प्राइस से बिल्कुल प्रायोरिटी होगी। गवर्नमेंट अपने एसेट्स को थ्रो अवे प्राइस पे तो नहीं बेच देगी, प्राइस ठीक होनी चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम जो ट्रांजैक्शन का स्ट्रक्चर है, क्योंकि पैसा गवर्नमेंट को न लास्ट टाइम आ रहा था न इस बार आ रहा है, पैसा मेजॉरिटी कंपनी में जा रहा है, तो इसलिए उसका मकसद है कि कंपनी को रिवाइव किया जाए। लेकिन रिजर्व प्राइस डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस का। सही। और कंडीशंस भी कुछ लगाई हैं खरीदार पे कि वो फर्दर कितनी इन्वेस्टमेंट करेगा, कितने साल में, और जो एम्प्लॉइज हैं उनको कितने अरसे तक रिटेन करना मस्ट होगा? जी, जो खरीदार जो है, जो बिड प्राइस होगी वो एक सर्टेन परसेंटेज के लिए होगी। लास्ट टाइम जैसे 60% के लिए थी, इस बार हम कंसिडर करेंगे 75 to 80% तक उसके अंदर वो जो है स्टेक बेचें। तो जो अमाउंट होगा हो सकता है कि ज्यादा जाए। सेकेंडली, जो अमाउंट जिस प्राइस पे बिकेगी, हमारा ये कैलकुलेशन ये है कि उस अमाउंट से अगले 2 से 3 साल में पीआईई रिवाइव हो सकती है। एम्प्लॉयज के लिए हम एक सर्टेन नंबर ऑफ मंथ्स के लिए उनकी प्रोटेक्शन होगी एम्प्लॉइज के पास जॉब की, और वो प्रोटेक्शन हम इंश्योर करेंगे कि बिडर से हमारा अग्रीमेंट हो, उसके बगैर हम नहीं बेचेंगे। अच्छा, आपने कहा 65 to 80% जो है स्टेक आप बेचेंगे, यानी कि गवर्नमेंट फिर भी कुछ ना कुछ होल्ड करेगी, क्योंकि रिपोर्ट ये हुआ था कि गालिबन 100% जो है गवर्नमेंट इसको बेचने जा रही है, ऐसा नहीं है? हमने जो भी अप्रूवल ली है वो 51 to 100 के लिए, जो थिंकिंग है वो ये है कि अराउंड 75 to 80% गवर्नमेंट बेचे, लेकिन कुछ इन्वेस्टर्स हैं जिनकी डिमांड है कि गवर्नमेंट 100% बेचे। अब ये देखना होगा कि अगर गवर्नमेंट 100% बेचने पर एग्री करती है तो गवर्नमेंट का फायदा होना चाहिए कोई, लेकिन आइडियल सिचुएशन ये है कि हम 75 to 80% बेचे, तो गवर्नमेंट को 20-25% स्टेक सिर्फ इसलिए हमें रखना है कि आने वाले वक्तों में जब पीआईई की परफॉर्मेंस इंशाल्लाह बेहतर हो तो गवर्नमेंट को इससे फायदा हो जाए। और सिर्फ पीआईई को सेल ऑफ किया जाएगा एज एयरलाइन, या उसके जो बाकी एसेट्स हैं इंक्लूडिंग रूजवेल्ट उनको भी जो है प्राइवेटाइज किया जाएगा?
रूजवेल्ट सेपरेट एसेट है। पीआईए जो है, जो कंपनी जो हम बेच रहे हैं, इसकी ओनरशिप है पीआईए होल्डिंग कंपनी में। पीआई होल्डिंग कंपनी में एक और एसेट है रूजवेल्ट। रूजवेल्ट इज सेपरेट ट्रांजैक्शन, उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं, काफी अरसे से काम हो रहा है, काफी एडवांस स्टेजेस में है। उसका ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर हमारे पीसी बोर्ड ने अप्रूव कर दिया, अब हम कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन के पास लेके जाएंगे और उसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं। उसको हम एज इट इज बेच सकते हैं, उसके अंदर हम ज्वाइंट वेंचर कर सकते हैं। अभी तक जो नंबर्स हैं उसके हिसाब से ज्वाइंट वेंचर करने में काफी फायदा होगा। यहाँ पर मैं एक बार क्लैरिफाई भी कर दूं कि कुछ मीडिया में आज ही मैं पढ़ रहा था, कुछ रिपोर्ट हुआ कि जी $100 मिलियन बेस प्राइस है। ऐसी कोई चीज नहीं है, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। $100 मिलियन, 100 से $150 मिलियन तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, खाली एडवांस पेमेंट होगी, तो सिर्फ एडवांस का कॉम्पोनेंट है। ओवरऑल प्राइस तो इसकी बहुत ज्यादा है इससे। अच्छा, कितनी है अंदाजन, क्योंकि आप कह रहे हैं 100 और $150 मिलियन तो हम एडवांस खाली एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी, इसकी अंदाजन इस वक्त मैं प्राइस डिस्कस नहीं करना चाहूंगा फ्रैंकली, बिकॉज थोड़ा सा प्रीमेच्योर है। लेकिन अगर हम जॉइंट वेंचर करते तो उसके अंदर प्रोसीड्स बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन वो 6 से 8 साल के अंदर आएंगी। अगर हम एज इट इज बेच देते हैं तो हमें अगले 1 साल में मिल जाएंगी, लेकिन अमाउंट काफी कम होगा। तो ये हमें फैसला करना है कि हम किस तरीके से इसको आगे लेके चले, क्योंकि इंशाल्लाह अगले 1 आध माह में फैसला हो जाएगा। राइट। और अभी भी जब बजट पास हुआ तो उस वक्त ये ज्यादा दोबारा बहस होती है इस पे कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी की परसेंटेज 13-14% है, जबकि आप देखें बांग्लादेश, इंडिया वो 30% के आसपास है, तो हमें भी इसको बढ़ाना है। तो लोगों का इंटरेस्ट क्या बढ़ रहा है आपके ख्याल में इकोनॉमी पे? क्या जो इकोनॉमिक कंडीशंस है पिछले साल के मुकाबले में आप बेहतर हैं? देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स तो बहुत बेहतर हैं, करेंसी स्टेबल है, इंटरेस्ट रेट 22% की जगह अब 11-12% पर आ गया है। तो फ्रैंकली इस वक्त डेट सिक्योरिटीज में पैसा रखने से तो कोई रिटर्न नहीं मिलेगा, आफ्टर टैक्स 8-9% ही मिलेगा इन्वेस्टर्स को। तो इसका पैसा जाएगा इक्विटी में और बिजनेस के अंदर और मैन्युफैक्चरिंग में इंशाल्लाह जाएगा। तो आई थिंक ओवरऑल कॉन्फिडेंस तो बहुत बेहतर हुआ है। प्राइवेटाइजेशन के हवाले से हमारी जब इंशाल्लाह 1-2 ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएंगी तो उसके बाद आप देखेंगे कि इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। थर्डली, इकोनॉमी के अंदर हमें एक वाइब्रेंसी लाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ओवरऑल प्राइवेटाइजेशन के साथ एक डीरेगुलेशन भी करें, ताकि प्राइवेट सेक्टर के पास ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस हो, ताकि पैसा जो मुल्क के अंदर है वो इसके अंदर उसी वक्त जाएगा जब प्राइवेट सेक्टर का रोल बिजनेस में ज़्यादा होगा।